हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कलअदम जमात-उद-दावा के जो अमीर हैं हाफिज़ सईद, उनके घर के ऊपर टारगेट किया गया। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 अफराद जान से गए, 24 ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने अपना काम किया। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जो पंजाब के आईजी हैं इनाम गनी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ लिया है। इसमें तकरीबन 10 लोग मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने इशारा तो दिया कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। हमने इस तरफ जब ये धमाका हुआ था तभी इशारा किया था कि ये जो है रॉ का काम हो सकता है, मगर अब बात क्योंकि खुल के सामने आ गई है तो हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़, जो इस सारे मामले को देख भी रहे हैं। एजाज़, वेलकम टू द शो। आप बताइए कि नेटवर्क को पुलिस ने कैसे पकड़ा और इतनी जल्दी पकड़ा, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो पहले दिन भी धमाका हुआ था तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह थी और एक एविडेंस थी जिसने पुलिस को हतमी तौर पर और सीटीडी को हतमी तौर पर पूरे नेटवर्क को अनअर्थ करने में मदद दी। और वो एविडेंस थी वो गाड़ी जो कि इस सारे वाक़े में इस्तेमाल हुई है। उस गाड़ी का फौरी तौर पर पता लगाया गया। पता चला कि वो गाड़ी तकरीबन 11 साल पहले गुजरांवाला में चोरी हुई थी। एक तो ये बात पता हुई। दूसरी, उसी गाड़ी की मदद से हुआ ये कि अब जदीद दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, शाहराहों पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो जौहर टाउन में जब वो गाड़ी खड़ी हुई हाफिज सईद साहब के घर के करीब, तो उस के पीछे जितनी भी कैमराज लगे हुए थे उनको रिवर्स करके देखा गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर, लाहौर की शाहराहों पर कैमरे लगे हुए हैं और फिर मोटरवे पर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो उनकी मदद से पहले तो ये गाड़ी एक होटल तक पहुंची, एक निजी होटल उस तक पहुंची और फिर बाद में 24 घंटे के दौरान यानी कि 22 और 23 जून का जो दौरानिया है उसके दौरान देखा गया कि वो मोटरवे के ऊपर भी वो गाड़ी थी। तो पता लगा लिया गया कि ये गाड़ी मोटरवे पर बाबू साबू के मुकाम से यानी कि गुजरांवाला से चढ़ी थी और उस साइड से कहीं आ रही थी। और देखा गया कि पुलिस के एक एहलकार ने भी इस गाड़ी को रोका था। फिर उस होटल का पता लगा लिया गया। तो सबसे पहले जो पुलिस और सीटीडी के हुकाम है वो उस निजी होटल में गए जहां पर पता चला कि एक साहब जिनकी शनाख्त तस्वीर में हो रही थी, उनका नाम डेविड था। वो कराची के पीटर पॉल डेविड कराची के रहने वाले थे। तो उनका पता लगा, तो वहां पर पता लगा कि वो साहब कराची से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि वहां पर उनका एड्रेस वगैरह मौजूद था। तो 2 काम किए गए फौरी तौर पे। एक तो बसों के ऊपर, जो कराची जाने वाली बसें हैं उनके ऊपर पुलिस टीमें भेजी गई और दूसरा हवाई अड्डे पर इतरा दी गई कि इस शक्ल का या इस तस्वीर का कोई बंदा आता है, इस नाम का आता है, इस शनाख्ती कार्ड का नंबर का आता है, तो उसको रोक लिया जाए। तो फिर वही कामयाबी हुई जिसके बारे में मुबशर साहब आपने ट्वीट की थी सबसे पहले कि वो पीटर डेविड को गिरफ्तार कर लिया, पीटर पॉल डेविड को। और फिर जब पीटर पॉल डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनसे पता चला कि पीटर पॉल डेविड दुबई में आते जाते हैं और दुबई में उनका होटल, मुख्तलिफ होटल्स के साथ उनको मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करते हैं। वहाँ पे आना जाना था और वहाँ पर एक पाकिस्तानी शहरी जिनका ताल्लुक KPK से था, समीउल्लाह नाम उनका बताया जाता है, उनके साथ ताल्लुक था। तो समीउल्लाह ने भारी रकम दी थी पीटर पॉल डेविड को कि वो एक गाड़ी KPK से लाकर लाहौर में एक बंदे के नाम देंगे। और पीटर पॉल डेविड को पता था कि ये जो गाड़ी है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल होगी क्योंकि अदरवाइज उनको इतने पैसे नहीं मिलने वाले थे। तो पीटर पॉल डेविड ने वो गाड़ी समीउल्लाह के भाई हैं KPK में, उनसे ली, रिसीव की और वो गाड़ी लेके, उसके कागजात वगैरह बने हुए थे, वो लाहौर में आके एक साहब को दी जिनका कैमरों में भी आ गया। और बाद में कराची में, लाहौर में, KPK में छापे मारे गए। जो समीउल्लाह हैं उनके घर पे भी छापा मारा गया, उनके करीबी लोगों को भी पकड़ा गया और इस तरह जो आखिरी मरकजी मुल्ज़िम था वो उसको रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। तो मजमूई तौर पे तकरीबन
10 के करीब लोग हैं, इसमें कुछ औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है। मेरे ख्याल में औरतों का तो इतना रोल नहीं है, लेकिन हमारी पुलिस का सिस्टम है ऐसा, उनको गिरफ्तार कर ले। तो इस तरीके से ये सारा जो गैंग है वो अनअर्थ हुआ है। अच्छा, जब ये गैंग अनअर्थ हो गया तो क्या पता लगा कि ये किसके बेहस्ट पे काम कर रहे थे? ये ऑर्गेनाइज गैंग था, क्या था? जो शुरू में बहुत सारे लोग बात करते रहे कि टीटीपी ने ये किया है, फलां जमात ने ये किया है या फलां कर सकता है, और हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इसमें या तो जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मोस्ट प्रोबेबली रॉ, वो रोल प्ले कर सकती है, या दो हॉस्टाइल ऑर्गेनाइजेशंस थी, टीटीपी और दाइश, उन दोनों का जिक्र किया गया था। तो ये समीउल्लाह जो मरकजी किरदार है जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, उनके साथ किसी का ताल्लुक था। और अभी तक की जो इतलात जो सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास है कि समीउल्लाह ने बेसिकली एक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसके हायर असेसन के तौर पे काम किया है, क्योंकि रॉ के रडार पे हैं हाफिज सईद। बहुत अरसा से 90 की दहाई से भी वो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 2008 नवंबर में जब मुंबई अटैक्स हुए तो उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा वो उनके रडार के ऊपर है। तो अभी तक जो सीटीडी के लोगों का बताना यही है कि रॉ के ही मुलव्वस होने के शायद उनके पास आए हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह इसको रिवर्स इंजीनियर किया गया है ना, देखें, और बहुत अच्छी बात है। सेफ सिटी लाहौर का बहुत ही अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया उनको असदूर और अफसार आलम साहब का केस भी दे दें, हो सकता है कोई पेशरफ हो जाए। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा, ऐसे ही बंदा बात भी ना करे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहाँ से हायर होता है बंदा। एक गाड़ी जो 13 साल पहले चोरी की गई है, फिर आई एम श्योर के मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल भी की होगी, कहीं स्नैचिंग में हो सकता है, कहीं किडनैपिंग में। अभी इसके जब शिजरे खुलेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिडल ईस्ट में कहीं गल्फ में कहीं एक बंदा इसको हायर करता है। आपको पता है ये 2 नंबर बंदा है, आप इसको हायर करते हैं, शायद उसको खुद नहीं पता कि किस काम के लिए हायर किया जा रहा है। तो इसमें इसीलिए मतलब प्रूव करना कि ये लड़ी शुरू कहाँ से हुई थी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये रॉ का है, और मोस्ट लाइकली रॉ ही है, तो वो भी अब ऐसे ही कर रहे हैं कि यार 3rd, 4th या 5th पार्टी के थ्रू जाके काम करें, क्योंकि एक दफ़ा आपने कुलभूषण को भेज तो दिया, तो फिर देख लिया आपने ना कि उसका क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग है। और अब जाहिर है कि इसमें डिनायबिलिटी भी बढ़ती है जो आपकी खुफिया एजेंसी से जो काम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कार्रवाई को फिर अनरेवल करना भी कदरन आसान हो जाता है, क्योंकि आप इतनी चेन्स के थ्रू मूव कर रहे हैं कि एक चेन खुले तो फिर वो इट लीड्स ऑल द वे टू द एंड। प्लेजेंटली सरप्राइज कि जितनी क्विकली सीटीडी ने और पुलिस ने मूव किया सारा। ये बताइएगा कि को पता लगा कि हाफिज सईद वहाँ घर पे थे या नहीं थे, क्या था सिलसिला? जी, हाफिज सईद साहब चूँकि एक हाई वैल्यू टारगेट है, और उनकी जो हिफाजत के लिए हमें जो पता चला है कि वो जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो उनकी लोकेशंस तब्दील करता रहता है, और प्रिजन के जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके पास पावर होती है इस बात की कि वो किसी भी जगह को सब जेल डिक्लेयर कर दे। तो हमारी इतला तो ये है कि हाफिज सईद साहब उस दिन अपने घर पर मौजूद थे। उनकी फैमिली डिनाई करती है और ऑब्वियसली, लेकिन हाफिज सईद साहब ही टारगेट थे इस अटैक का, और हमारी इतलात के मुताबिक वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो इनिशियल सर्कुलेशन थी, और हमारा आप ही ये बात कर रहे थे एजाज और मुबशर, कि क्या ये बाकायदा एक अटेम्प्ट थी या ये एक वार्निंग शॉट था। तो मेरा ख्याल है अब इतनी ज़ाहिर है कि अगर इतनी लेयर्ड सिक्योरिटी है और आखिरी मोमेंट तक नहीं पता लगता कि वो इन्होंने इधर होना है इधर होना है, तो फिर डायरेक्टली मेरे ख्याल असैसिनेशन अटेम्प्ट को हम कह सकते हैं। बिल्कुल थी। अच्छा, अभी एक खबर ये कराची में भी इन्होंने रॉ का एक नेटवर्क पकड़ने का शेख रशीद साहब ने दावा किया है। तो ये जो सारी ज़ाहिर है चूहे बिल्ली का खेल है, देयर विल ऑलवेज बी अटेम्प्ट्स, और पुलिस जो है उसको अक्सर औक़ात प्रीएम्प्ट कर लेती है, बाज़ औक़ात ज़ाहिर है जिस तरह से ये प्लान होता है वो उस वाक़े के बाद पता लगता है। तो एजाज़, अब जो ये नया एक हम नेटवर्क देख रहे हैं ISI की सरबराही में इंटेलिजेंस का,
पहले नेक्टा था, ये अब उन्होंने फर्दर इसको अपग्रेड करके एक वो बनाया है। तो जो कोऑर्डिनेशन का हम हमेशा से रोते रहे कि जी एजेंसीज़ के अपने दरमियान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अपने दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो आपके ख्याल में वो मसले से अब हम आगे निकल गए हैं, अब कोऑर्डिनेशन है? जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कोऑर्डिनेशन करती हैं आपस में, लेकिन जो अपनी एसेट हैं और अपनी जो मालूमात हैं वो बहुत कम शेयर करती हैं। ये जाहिर है। और पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो तकसीम है, सिविल की और मिलिट्री की, और फिर जाहिर है हमारी एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, तो वो थ्रू आउट जो वॉर ऑन टेरर है उसमें लीड लेने की उन्होंने कोशिश की। अमेरिका के साथ भी, अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ भी, CIA के साथ भी मिलकर काम किया। तो कोऑर्डिनेशन जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ होती है। लेकिन मैं ये कहूँ कि आजकल चूँकि सारे वन पेज पे हैं, तो आजकल तो शायद कोऑर्डिनेशन ठीक है, लेकिन जब मरकज़ में ऐसी हुकूमत हो जो कि कोई पसंदीदा ना हो, तो फिर कोऑर्डिनेशन के मिसाइल और मेरा ख्याल है कि कुछ, एजाज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ तो इंस्टीट्यूशनल चीजें भी होती हैं ना। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, हर इंटेलिजेंस एजेंसी नीड टू नो बेसिस पर ही काम करती है, तो आपको उतना ही बताएंगे, चाहे वो अपनी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी को भी बता रहे हों, जितना उनका ख्याल है कि उनको जानने की जरूरत है। क्योंकि आखिरकार जब सीक्रेट एजेंसी है तो फिर सीक्रेट एक दूसरे के साथ भी सीक्रेट रखते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। आपको भी याद है कि 9/11 के बाद, बिल्कुल आजाद, 9/11 के बाद भी सबसे बड़ा जो लोकल डोमेस्टिक सिक्योरिटी का कंप्लेंट था कि यार FBI CIA से बात नहीं करती, CIA NSA से बात नहीं करती, वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से बात नहीं करते, सब अपने कुओं में काम कर रहे होते हैं। लेकिन चले, गुड टू हियर कि एटलीस्ट ये चीज क्रैक हुई। जी, एक बात मैं आखिरी कहूँगा, मैं समझता हूँ अभी तक ये केस हतमी जो शक्ल नहीं इख्तियार किया, उस वक्त तक, जिस वक्त तक अगर रॉ का इसमें कोई रोल है तो उसको बाकायदा साबित करें। मेजर जनरल VK सिंह थे एक साहब, जिन्होंने इंडिया में रॉ में सर्व किया, और उन्होंने बाद में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इनसाइड द सीक्रेट्स ऑफ रॉ। उस किताब के प्रीफेस में एक बड़ी यादगार बात, मैंने बड़ी पुरानी ये किताब 2006 में पढ़ी थी, तो प्रीफेस में एक बात बड़ी ज़बरदस्त लिखी थी जो इस पर बड़ी एक्यूरेट आती है, कि उन्होंने कहा कि रॉ में ये रिवायत है, यानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में ये रिवायत है कि जब उन्होंने किसी केस को शेल्फ करना हो और साबित ना करना हो, तो वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी पे ISI पे इल्ज़ाम धर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, पुलिस के ऊपर, CTD के ऊपर लीड मिली है इनको, और इसको बाकायदा लॉजिकल एंड पे पहुंचाएं, ताकि पाकिस्तान के ऊपर तो दहशतगर्दी के ज़ाहिर इल्ज़ामात लगते रहते हैं और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो जिस वक्त तक हम इसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं नहीं समझता कि ये केस बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज, ये और बता दीजिए, तो अब पाकिस्तान ने UAE अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया है टू गेट होल्ड ऑफ द मास्टरमाइंड जो वहाँ था, समीउल्लाह? मेरे इतलात के मुताबिक पाकिस्तान का जो UAE के साथ एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, और उस लेवल पे शायद ये मामला उठाया जा रहा है। ठीक है एहसास, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक वेलकम बैक। और एक वाक़या हुआ था 2017 में पेशावर में, जब हयाताबाद में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ़्तार किया गया था। अताउल्लाह मरवत नाम था, और उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने अपने स्कूल में खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, और वो ख़वातीन को ब्लैकमेल करके उनको जिनसी तौर पर हरासा भी करते थे, बल्कि उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो रेप भी करते थे। पुलिस ने एक्शन लिया, उनको गिरफ़्तार किया, उनके कब्ज़े से कोई तकरीबन 26 वीडियोज़, मेमोरी कार्ड्स, उनके फ़ोन, सब कुछ निकल आया। और 2018 अक्टूबर में एक सेशन अदालत ने उन्हें मजमूई तौर पर 105 साल की सज़ा सुनाई, जो कि जिसमें मैक्सिमम जो थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी 24 साल की, और उन्हें रेप और हरास की और दीगर, जिसमें सॉडोमी भी शामिल है, बदफेली, उसके तमाम जो इल्ज़ामात थे उनका मुजरिम करार देते हुए ये सज़ा 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। उसके बाद जो है उन्होंने हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल की, और आज हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने जो है उस मुजरिम को बरी करने का फ़ैसला सुनाया, और कहा कि अदम सबूत की बिना पर, और उसकी रीज़न ये दी गई कि बहुत से ऐसे
जो विटनेसेस थे, जो कंप्लेनेंट्स थे, वो अदालत के सामने नहीं आए। अच्छा, यही विटनेसेस जो हैं सेशन अदालत के सामने भी नहीं आए थे, मगर इनिशियली उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स जो हैं पुलिस को लिख करके दी थी। तो अच्छा, जब ये फैसला आया तो 2 जजेस का बेंच था। एक जज ने इत्तफाक किया कि बरी करना चाहिए, दूसरे जज ने कहा कि इनको बरी नहीं कर। बात रेफरी जज तक पहुंची, जिन्होंने फिर इस मुलजिम को जो है वो बरी करने का हुक्म दिया। जी, और हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिराजुद्दीन साहब। सिराज, किन किन चीज़ों के ऊपर बरी किया है? मुझे साहब शुक्रिया। आज जो समाअत हुई है ये एक महफूज फ़ैसला है जिसको आज सुनाया गया है। जो तमाम इल्ज़ामात इसके ऊपर थे, जो लोअर कोर्ट से जिन दफ़ात के ऊपर उनकी सज़ा हुई थी, उन तमाम दफ़ात में आज अदालत ने उससे बरी कर दिया है और उन्हें फिलफौर रिहा करने के भी अहकामात दिए थे। उनके ऊपर रेप, इसके अलावा मूवी बनाने और दीगर जो दफ़ात थे इसके ऊपर इसके सज़ा हुई थी। इसके जो इनिशियल FIR उसके ऊपर दर्ज हुई थी उसमें बच्चों के साथ ज़्यादती करने, हिरासत करने की दफ़ात भी शामिल थे, लेकिन चूंकि वो लोअर कोर्ट में ही उससे बरी हो गए थे, लेकिन जिन दफ़ात के ऊपर उससे सज़ा हुई थी आज उसमें बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें ज़ाहिर होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काफ़ी सवालात उठे हैं, क्योंकि मैंने जो वकील और जो लोग हैं, या उसके अपने वकील और मुखालिफ वकील दोनों तरफ से मेरी बात हुई है, जो इस बात पर पता चला है कि यहाँ पर उस केस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। एक तो जो मुतासिरीन थे या जो जिनके साथ ज़्यादती हुई थी वो लोग खुल के सामने नहीं आए थे, उनके मसाइल थे, फैमिली वाले लोग थे, ख़ासकर ख़वातीन सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि उनकी अज़वाज शादीशुदा ज़िंदगी का इशू था और बात आगे बढ़ सकती थी। इसी वजह से वो सामने खुलकर सामने नहीं आए, बयान नहीं दिया, और इसके साथ उसको प्राइवेट वकील या इसको कोई वो नहीं था, ओन करने वाला कोई नहीं था। इस केस को पुलिस के ज़िम्मे था, पुलिस ने सरकारी वकील से इस केस को ओवरऑल फॉलो किया है और इसको प्रॉपरली आर्गूमेंट तक इसको सही तरह से नहीं हुए हैं। और जो प्रिंसिपल थे जो आज भरी हुए हैं, उन्हें अपने प्राइवेट वकील किए हैं, जो लोअर कोर्ट में जो कुछ वो सीखा है तो इसको हाई कोर्ट में आके उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया है। और चूंकि ट्रायल कोर्ट में प्रॉपरली जो शवाहिद थे इसको परखा गया था और तमाम तर शवाहिद की बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग फैसला दिया था, जिसमें लिखा था कि इसमें तमाम तर जो स्ट्रॉन्ग सबूत महफूज हैं इसके ऊपर इनको सज़ा हुई थी। लेकिन आज चूँकि इस तमाम चीज़ों के ऊपर बहस के बाद भी ये हुआ है कि दो जो बेंच जज साहिबान बैठे थे उनके आपस में भी इत्तेफाक राय नहीं हुई। एक जज साहब ने इसकी मुखालफत की और एक ने इसके फेवर किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने एक रूहुल अमीन साहब को रेफरी जज के तौर पर उसको तैनात किया, तो इसके ऊपर इसको बरी करने का जो फैसला आ गया है। आज जो प्राइवेट जी सॉरी सिराज, मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो FIR जो दर्ज हुई थी ये एक स्टूडेंट के कंप्लेंट पर हुई थी जो उसी स्कूल में जाते थे और स्टूडेंट ने अपना नाम नहीं दिया। फिर इनके एक कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने 19 जुलाई 2017 को, जिसमें वो सिर्फ इतने इस बात के एतराफ़ करता है कि जी मैं बाहर से ख़वातीन मंगवाता था और मैं वीडियोस बनाता था, और उनका कहना है कि मेरा शौक़ था ये वीडियोस बनाना। लेकिन पहली FIR में जैसे आपने दुरुस्त जिक्र किया, बच्चों का भी इसमें मेंशन था और पुलिस का कहना था कि उन्होंने मेमोरी कार्ड्स और USBs ये भी बरामद की हैं जिसमें स्टूडेंट्स और गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, मैं जानता हूं कि फैसला महफूज है तो जाहिर है कि अब वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो एविडेंस है ये अपने आप ही एक एविडेंस नहीं बन सकता अगर कंप्लेनेंट हो या ना हो? ज़रा साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। इसके ऊपर जो मुख्तसर फ़ैसला आया है उसमें ये मौक़िफ़ वो दिए हैं कि इसमें चूँकि कोई ख़ास ठोस सबूत नहीं थे, गवाह ख़ुद सामने नहीं है, साथ में ये लिखे कि जो इसके ऊपर ना कोई वीडियो जो बयान है, स्टेटमेंट भी नहीं है, और इसकी जो दूसरी जो शवाहिद है इसके फ़ॉरेंसिक तौर पर भी इसकी वो नहीं की है, इसके टेस्ट वगैरह नहीं हुए, फ़ॉरेंसिकली इनको वेरीफाई नहीं किया गया है। तो इस बात के ऊपर इसको आज इनको जो इतने भी सबूत है, जितने भी सबूत है, इनको मुस्तरद किया गया है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट की बात करें ज़रा साहब, लोअर कोर्ट में इन तमाम चीज़ों को परखा गया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसके सज़ा हुई। अगर देखा जाए उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया था, उसी मजिस्ट्रेट के बयान की जो रिकॉर्ड हुई थी उसी के मुताबिक इसको सज़ा हुई थी। इसने ये एक्सेप्ट किया था कि वो बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं की, ना कोई ऐसे वीडियो सामने आई थी जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन वो कुछ 3 कमरे उसके खुफिया होते थे जहाँ पे वो
कैमरे लगा के बच्चों को आपस में उन्हें फोर्स करता था, उसमें उसकी सजा हुई भी है। इस जुर्म की कितनी सजा मिली है? इस जुर्म की तकरीबन आई थिंक 5 साल तक उसमें भी सज़ा हुई थी और इसके जुर्माने भी आयद किए गए थे अलग से। लेकिन इन तमाम जो वो थे हाई कोर्ट में इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल यकसर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया, इन तमाम एविडेंस को, और इन तमाम के ऊपर इसको बरी किया। इससे पहले जितने भी उसने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाए थे बाहर से जो प्रोस्टिट्यूट लाता था। सिराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, जो सारा एविडेंस है वो ट्रायल कोर्ट पे एग्जामिन हो जाता है, और जो अपेलेट कोर्ट होती है हाई कोर्ट के लेवल पर, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें कोई एनॉमली तो नहीं है या कोई ऐसी खामी तो नहीं रह गई। तो क्या हाई कोर्ट के लेवल पर दोबारा से जो है एविडेंस को परखा गया? देखिए मुबशिर साहब, असल में वहाँ पे तमाम चीज़ें जो ही दलील के ऊपर वो हुई है, वकला ने दलील दी है, इन चीज़ों के ऊपर है। हाई कोर्ट में आपको भी वो है कि इस तरह कोई ट्रायल कोर्ट की तरह मेकनिज़म तो नहीं है कि तमाम एविडेंस को उसी तरह पर किया जाए, और यहाँ पे वर्कलोड और केसेस इतने पेंडिंग है कि इसको दोबारा से करने का इसको होता ही नहीं है। अगर कोई ज़्यादा कुछ केस में कुछ कंट्रोवर्सी हो तो इसको दोबारा ट्रायल कोर्ट दोबारा भेज दिया जाता है, इसको दोबारा ट्रायल करके दोबारा से इसकी समाअत कर। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो फैसले हुए थे या जो दलाइल आए सामने, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए जो ये सबूत आए कि इनके फॉरेंसिक्स वगैरह तो ऊपर इनके वेरीफाई नहीं हुए क्योंकि मुतासिरीन सामने नहीं आए। क्रॉस अब भी कोई मतलब केस को फॉलो करने के लिए कोई आता नहीं है अदालत में, मतलब इसके मुतासिरीन हैं भी कि नहीं हैं और इनके एविडेंसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बात के ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर इसको मुस्तरद किया। मैंने पुलिस से जिस ऑफिसर ने इसको किया था वो ASP थे, आजकल DPO लगे हुए थे, वो इसको काफ़ी इंटरेस्ट लेके पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसको इन्वेस्टिगेट किया। मेरे कुछ पुलिस ऑफिशियल से बात हुई थी, मैंने से ये पूछा था कि उसके जो मुतासिरीन है, जो ख़वातीन है, वो सामने क्यों नहीं आती है, मसला क्या है। उनका ये कहना था कि वो मजबूरी के तहत इनको ब्लैकमेल किया गया, उनको फ़ायदा उठाया गया। उनके बच्चों के कुछ ऐसे वीडियोस थे जो बच्चों के आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके कुछ CCTV फुटेज जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, वो ये उनके पेरेंट्स को जो माँ होती है या वालिदा होती है इसको दिखा के ये ब्लैकमेल करता था और ये वीडियोस भी बनाता था इन तमाम चीज़ों को। बाद में वो अपने उनके मुताबिक वो अपने एंजॉयमेंट के लिए देखता था, ये उसका काम होता था। तो ये उनका ये कहना है कि वो अक्सर जो है वो बिल्कुल शरीफ घरानों की ख़वातीन है, या कोई इस तरह के काम नहीं है कि वो अपनी मर्जी से या खुद चल के इसके पास आए हो या काम किया हो, या वो प्रोस्टिट्यूट वाला एक अलग किस्सा है। लेकिन जो ब्लैकमेल हुई हैं वो सामने आने के लिए इस वजह से भी तैयार नहीं है कि सोसाइटी में एक तो इशूज़ उठते हैं, साथ में दूसरी है कि उनके अगर घर में नहीं पता और चीज़ें हैं तो उसको पता चलने से उनकी बात जो है वो अलहदगी तक पहुँच सकती है या उसको तलाक हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो बात होती है, कुछ फैमिलीज़ के बारे में हमें भी कुछ पता है कि बात यहाँ तक पहुँची थी कि एक खातून के शौहर ने गुस्से में आके उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया था। तो ये केस जो है वो उसी के साथ लिंक किया हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसके असरात अभी भी हैं। लेकिन आज जो फैसला हुआ है वो उसी के मुताबिक जो पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि चूँकि कोर्ट को एविडेंस जो लोअर कोर्ट्स में थे वही एविडेंस जो है वो हाई कोर्ट में भी पेश किए गए, तमाम चीज़ें थी। लेकिन हाई कोर्ट की इंसिस्ट यही थी कि आखिर मुतासिरीन सामने क्यों नहीं आते। तो इस बात के ऊपर जो उनके जो सबूत थे वो नाकाफ़ी करार पाए और जो वो उन्हें रिहाई की इजाज़त। तो सिराज, इस पे जो रिएक्शन आया होगा यकीनन लोग कंसर्न भी हैं, तो क्या तरीक़ेकार हो सकता था? मतलब कोई जाहिर है हमारे विटनेस प्रोटेक्शन या इस तरह की तो चीज़ें नहीं है, और नहीं पता है। है इस तरह के केसेस में जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है वो होता ही यही है, और इनको पता होता है, बिल्कुल, इसीलिए ही ऐसे काम करते हैं। और जितना आप केस लंबा करते जाएंगे और फैमिलीज के लिए ना सिर्फ ट्रॉमा बढ़ेगा बल्कि रिलक्टेंस भी बढ़ेगी। बहुत बड़ा मसला है। आपको याद है, मतलब अब हुसैन खान वाला केस याद है? बिल्कुल। तो क्या हुआ था, और वो तो शायद इससे मतलब ये भी बहुत एक खौफनाक केस है, उससे 10-20 गुना बड़ी नौयत का केस। तो अभी ये भी देखना है, अभी ये भी देखना है कि सर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हुकूमत जाती है कि नहीं, क्योंकि इसको तमाम चीज़ को सरकारी वकील ने इसको फॉलो करना है, सरकारी वकील ने ही पेश होना है, तमाम चीज़ें जो है सरकार ने ख़ुद करने हैं। इसके लिए प्राइवेट या इसको फॉलो करने के लिए कोई किसी तरह का प्राइवेट पार्टी या कोई इस तरह के लोग है ही नहीं, मुतासिरीन नहीं है। तो इसी वजह से अब ये भी एक वो है कि इसको सही तरह से, लेकिन जो हमें लगता है कि इसको हाई कोर्ट में प्रॉपरली इस केस की पैरवी नहीं हुई है, प्रॉपरली इसको अब
अपडेट नहीं रखा गया है। इसी वजह से लग ऐसा रहा है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से ख़राब पैरवी या इन चीज़ों की वजह से इसको जो मुलजिम है इसको फ़ायदा किया है और वो बरी और अदालत से बरी होने में इस तरह उससे कामयाबी मिली। ठीक है सरदीन, बहुत शुक्रिया। और ये देखो, याद है अच्छी तरह से, हमने इस केस को काफ़ी दिनों तक कवर किया था 2017 में, और फिर जब सेंटेंसिंग हुई थी 2018 में। ये शुरू हुआ था कि 26 वीडियो यहाँ, फिर 2 मोबाइल फ़ोन, इतनी USB, 3 पूरे कमरे जहाँ पे पूरा सेटअप था, स्टूडेंट्स, विमेन, प्रोस्टिट्यूट, मतलब सब कुछ। और जहाँ से शुरू हुआ और अब चीज़ की सज़ा भी मिली 105 साल, मतलब कंसेक्यूटिव, वो नहीं कंकरेंट वाली सेंटेंस, कंसेक्यूटिव वाली सेंटेंस। 105 साल के सेंटेंस से बरी होने तक का जो सफर है, इसका मतलब है, मीन सिराजुद्दीन साहब तो कह रहे थे कि शायद इस केस को सही तरह लड़ा नहीं गया। ही इज बीइंग वेरी चैरिटेबल। ये केस को लड़ा क्या गया, केस को तो फिर आपने मतलब उठाकर साइड पर फेंक दिया। वो एक अलग बात है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो विटनेसेस पर बहुत चलता है और आई विटनेसेस पर बहुत चलता है। पता नहीं इस वीडियोस का क्या कंटेंट, फोरेंसिक एग्जामिनिंग, अच्छा जब फोरेंसिक खुद ही बैठे बैठे तो नहीं होता ना, आपको भेजनी पड़ती है। तो क्या ये भी काम किया गया? अभी बहुत सवालात रहते हैं। मेरा ख्याल है कि जब फाइनल जजमेंट पेपर पर सामने आएगी तो फिर इस पर मजीद बात करते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लाहौर के केस का जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। और तस्करा कर लेते हैं लाहौर के जामिया मंजूरुल इस्लाम लामी मदरसे के एक सीनियर मौल्लिम जो हैं शेखुल हदीस मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, जिनको अपने मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ बदफेली के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ FIR हुई, फिर वो भाग गए, फिर उन्हें पकड़ा गया गुज़िश्ता हफ्ते और पुलिस ने उनका रिमांड लिया। आज उनकी अदालत में पेशी थी जिस पे उन्होंने पुलिस के मुताबिक पहले तो जो बयान आया था कि उन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है, मगर आज कोर्ट पे क्या हुआ इस बारे में हम चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं वसीम रियाज, क्राइम रिपोर्टर हैं, सारे मामले को देख रहे हैं। तो आज क्या हुआ अदालत में? जी बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। सबसे पहले आज के हवाले से बात की जाएगी तो आज पुलिस की जानिब से जब मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को पेश किया गया तो उन्होंने अदालत में जो है वो इनकार किया अपने जुर्म से, लेकिन अदालत ने उसके बावजूद उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया और पुलिस को दोबारा तफ्तीश के लिए उनके हवाले कर दिया। ये तीसरी दफ़ा उनका रिमांड जो है वो अदालत की तरफ से दिया गया है। इससे कबल 4 दिन का रिमांड जो है वो सबसे पहले अदालत की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद 3 रोज़ का रिमांड मिला और आज जब दोबारा पेश किया गया तो दोबारा 3 रोज़ा रिमांड जो है वो अदालत की तरफ से दिया गया। अब जो रिमांड में तफ्तीश है, CIA की टीम वो अब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगी। तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से जो मदद ली गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो साथ लगाई जाएगी और उसके बाद इस तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। इसमें जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान है उनके ये तीसरी स्टेटमेंट है। जब सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट सामने आई तो उसमें उनका कहना था कि उनको नशावर चीज जो है वो देकर ये वीडियो बनाई गई, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो पुलिस की हिरासत में उनका बयान जो है वो कुछ मुख्तलिफ था, जिसमें उन्होंने तमाम जो फेल था उसका इतराफ़ किया और बताया कि जो मुतासरा नौजवान है उसने छुप के इनकी वीडियो बनाई और इनके बेटों ने जो है वो वीडियो वायरल ना करने पर उनको धमकाया भी। तो ये स्टेटमेंट उनका पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अदालत में ये स्टेटमेंट जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि अदालत समझती है कि पुलिस जो है वो मुलजिम को डरा धमका कर या मार कर जो है वो स्टेटमेंट ले लेती है। आज अदालत में मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने जो है वो इनकार किया, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत अर्ली हैं। कभी किसी मुलजिम ने आज तक जो है वो इकबाल जुर्म जो है वो नहीं किया। हाई प्रोफाइल केसेस की कुछ बात करें तो जैसे ज़ैनब कत्ल केस था, उसमें उसके जो मुलजिम इमरान था वो भी इससे इनकारी था, लेकिन बाद में जब एविडेंस पेश किए गए तो मुलजिम जो है वो गुनाहगार साबित हुआ। इसी तरह मोटरवे ज्यादती केस की बात की जाए तो उसमें भी मुलजिम ने सबसे पहले अदालत में यही कहा था कि वो बेकसूर है, उसको रिहा किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका भी जब केस चला तो तमाम एविडेंस में मुलजिमान जो है वो गुनाहगार पाए, उनको भी सजा दी गई। अभी इस केस की तफ्तीश जो है वो चल रही है। इसके बाद जब इसको जुडिशल किया जाएगा मुलजिम को, उसके बाद पुलिस है वो इसका चलान जो है वो मुरतब करेगी और चलान जब अदालत में सबमिट किया जाएगा तो उसके बाद बाकायदा इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू होगा। इस पे बहस की जाएगी, जरा की जाएगी। दोनों
वसीम, एक बात मुझे बताइए कि क्योंकि वाक़या थोड़ा पुराना था, तो जाहिर है जो ये पुलिस क्या कह रही है कि किस तरीके से फिर इसको डील किया जाएगा, डीएनए टेस्टिंग और बाकी टेस्टिंग, वो उस सूरत में डीएनए टेस्टिंग का तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती मेरे नज़र में। तो क्या है पुलिस के पास? देखिए, आपकी बात ठीक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 माह पुराना ये केस है और डीएनए मुश्किल है कि इसमें डीएनए से कोई चीज जो है वो साबित की जा सके। ताहम वीडियो एविडेंस पुलिस के पास मौजूद है। इस वीडियो एविडेंस को जो है वो इस केस का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवा सकती है। पुलिस के पास ये भी ऑप्शन है, पॉलीग्राफिक टेस्ट में सच और झूठ का तयन जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। और इसके अलावा पुलिस जो रिमांड लिया है, इसमें पुलिस मुख्तलिफ जराए से जो है वो तफ्तीश करेगी, जिसको चलान का हिस्सा बनाया जाएगा। ताहम अभी तफ्तीश जो है वो पुलिस की जारी है। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि पुलिस इसमें किस तरह के एविडेंस जो है वो सामने लाती है, लेकिन जैसे ही मौलाना को जुडिशल किया जाएगा उसके बाद पुलिस अपना चलान जो है वो मुकम्मल करेगी और अदालत में सबमिट करेगी, तो हकायक सामने आएंगे कि चलान में क्या क्या चीजें जो है वो रखी गई हैं। और सिम्बा, आपको इतना पता होगा कि जो लड़का है, जो कंप्लेनेंट है, वो अभी पुलिस के साथ कांटेक्ट में है, ताबन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, जो मुतासरा नौजवान है वो पुलिस के साथ राब्ते में है। जब मौलाना को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया गया तो वो मुतासरा नौजवान भी पुलिस के साथ था और उसके भी जो है वो तमाम तिब्बी मुआयना जो है वो किया गया है। तो इसलिए अब उसका नौजवान का भी बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा और वो अदालत में वो भी स्टेटमेंट जो है वो देने के लिए आएगा। पुलिस के साथ नौजवान जो है मुकम्मल राब्ते में है। जहां मौलाना का तिब्बी मुआयना करवाया गया उसके साथ उस नौजवान का भी मुकम्मल तिब्बी मुआयना जो है वो करवाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। अच्छा, पिछले केस में अगर हम इस केस को देखें तो ये उस वक्त तक ही चलेगा, because देखें यार, पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है वो कोर्ट उसको एविडेंस नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए। बट आई थिंक वीडियो एविडेंस जो है, लेकिन वीडियो एविडेंस पिछले केस में भी वीडियो एविडेंस, और अगर कंप्लेनेंट पीछे हट जाए तो आपका केस धड़ाम से हो जाता है। अभी तक तो कंप्लेनेंट है, अभी तक तो है, देखते हैं और सिक्योरिटी भी उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि उसको धमकियां नहीं, बिल्कुल। और केस जैसे आपको पता है जैसे चलता रहता है तो ज़्यादा दबाव आता रहता है और फिर अक्सर हम देखते हैं कि कंप्लेनेंट पीछे हट जाते हैं। तो जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।